नमस्कार दोस्तों, मैं प्रीत। आज की जो वीडियो है वो है 28 जुलाई के लिए, यानी कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के लिए। और हेपेटाइटिस क्या है, हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं, उसकी संपूर्ण जानकारी लेंगे हम मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध यानी कि मशहूर डॉक्टर के एल शर्मा जी से और जानते हैं हेपेटाइटिस के बारे में। चलिए मिलते हैं हम डॉक्टर के एल शर्मा जी से। नमस्कार, मैं प्रोफेसर के एल शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस बी दिवस मनाया जा रहा है, उसके बारे में आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। सर, हमें ये बताइए कि वर्ल्ड हेपेटाइटिस बी दिवस क्यों मनाते हैं? विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा हेपेटाइटिस बी रोग के निवारण के लिए ही यह वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे मनाया जाता है, ताकि लोग अपना उपचार कर सकें, इस बीमारी के बारे में जानकारी ले सकें और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकें। सर, हमें ये बताइए कि 2021 में हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए आपका क्या लक्ष्य है? 2021 में मैंने लक्ष्य किया है कि सुदूर क्षेत्र जहां पर हेपेटाइटिस बी रोग जो सबसे ज़्यादा मात्रा में बिहार और आसाम, इधर से झारखंड, इन क्षेत्रों में व्यापक रूप से ये बीमारी फैल चुकी है और वहां पर गरीब आबादी है, वो उपचार नहीं करा पाते हैं। ऐसी जो जन सामान्य है वहां तक हम पहुंच सकें तो बड़ी ही उपलब्धि होगी और उनका उपचार हम कर सकेंगे, यह लक्ष्य है। डॉक्टर साहब, आप जनता को बताइए कि हेपेटाइटिस क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं? हेपेटाइटिस का सीधा सा मतलब है कि आपके लीवर में सूजन आ जाना। हेपा यानी लीवर और आइटिस जो उसके लगा तो इन्फ्लामेशन ऑफ द लीवर, यानी यकृत में सूजन आ जाना, किसी भी कारण से सूजन आया है उसको हेपेटाइटिस कहते हैं। हेपेटाइटिस मुख्य रूप से दो प्रकार के दृष्टिगत हो रहे हैं अभी, जो है वायरल हेपेटाइटिस और दूसरा है एल्कोहलिक हेपेटाइटिस। अच्छा सर, ये बताइए कि वायरल हेपेटाइटिस बी क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं? वायरल हेपेटाइटिस बी मुख्य रूप से दो प्रकार के हैं जो इन्फेक्शन की कंडीशन पे बनते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस बी और क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। एक्यूट का मतलब हेपेटाइटिस जो बीमारी आई है आपके शरीर के अंदर, वह तीव्र अवस्था उसकी है, उसमें आपको पीलिया हो जाता है और साथ में बुखार रहता है, सर्दी जुकाम हो जाता है और साथ में आपको पूरी बॉडी में पेन होता है। तो और आप जब टेस्ट कराते हैं तो सीरम बिलिरुबिन बढ़ा हुआ मिलता है, एलएफटी बढ़ी हुई मिलती है और आपका शरीर उस समय रेस्पॉन्स लिया होता है, तो बॉडी रेस्पॉन्स लेती है, उस वायरस से लड़ने की कोशिश करती है। उस कंडीशन को हम एक्यूट हेपेटाइटिस बी कहते हैं। दूसरी अवस्था होती है क्रोनिक हेपेटाइटिस बी। क्रोनिक हेपेटाइटिस बी यानी जो उसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है वायरस का 180 दिन का होता है। एक आफ्टर 6 मंथ वायरस क्रोनिक फेस में चला जाता है, उसको हम क्रोनिक हेपेटाइटिस बी कहते हैं। सर, ये बताइए कि क्रोनिक हेपेटाइटिस के लिए लेबोरेटरी जांच कौन कौन सी होती है? क्रोनिक हेपेटाइटिस की बात करें तो इसमें एक तो वायरस का जो लोड है वो देखा जाएगा कि HBV DNA PCR हम क्वांटिटेटिव टेस्ट कराएं तो वायरस की संख्या हमारी बॉडी में कितनी है, हमारे ब्लड के अंदर कितना वायरस है। दूसरा है HBeAg टेस्ट करा जाए, अगर वायरस का इन्वॉल्व टेस्ट किया जाए तो वह उस कंडीशन में क्या आता है, क्या नेगेटिव आता है, पॉजिटिव आता है। और HBsAg टेस्ट कराया जाए तो पॉजिटिव मिलेगा। और उसके साथ ही हमें ये भी देखना चाहिए कि वायरस जो है उसका टारगेट तो लीवर है, हेपेटोसाइट सेल है, तो लीवर को कितना नुकसान किया इस वायरस ने, इसके लिए हमें अल्ट्रासाउंड भी करानी चाहिए पेशेंट की। और अगर आगे की जो कंडीशन है तो उसमें अवस्था अनुसार अलग अलग टेस्ट होते हैं कि उसमें फैटी लीवर मिल रहा है, लीवर सिरोसिस मिल रहा है, लीवर कैंसर मिल रहा है और साथ में अगर ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, तो अलग अलग कंडीशन में बहुत सारे टेस्ट इसमें हमें करवाने पड़ते हैं। सर, जनता में आजकल सबसे ज़्यादा समस्या आ गई है फैटी लीवर की, तो फैटी लीवर क्या है? फैटी लीवर आज के समाज में बड़ी मेजर प्रॉब्लम है। हर चौथे व्यक्ति को फैटी लीवर मिल जाएगा और फैटी लीवर का कारण है आपका खान पान, लाइफ स्टाइल। आज के व्यक्ति में फैट की यानी तेल से बनी हुई चीज़ें, जिसमें रिफाइंड तेल भी है और साथ में जो बाज़ार के फास्ट फूड वगैरह है उनका प्रचलन ज़्यादा हो गया है। और व्यक्ति में जो परिश्रम करने की जो क्षमता थी, परिश्रम करने की जो आदत होती है, वो लाइफ स्टाइल ऐसी होगी कि आलसी प्रवृत्ति के कारण से हम जो काम कम करते हैं और खाते जाता है। तो ये मान के चले कि जैसे कोई बैंक में पैसा जमा करता रहेगा तो लगातार वो पैसा बढ़ता जाएगा, उस जगह इकट्ठा हो जाएगा। इसी प्रकार से फैट ज़्यादा लेंगे तो हमारे शरीर के अंदर जो
फैट है इकट्ठी होती जाएगी और धीरे धीरे वो लीवर में इकट्ठी जाएगी। तो लीवर में जो फैट की मात्रा बढ़ जाती है उसी को हम फैटी लीवर कहते हैं। सर आप हमें बताइए कि लीवर सिरोसिस के लक्षण व जांच के बारे में। लीवर सिरोसिस आज के समाज में मेजर प्रॉब्लम हो रही है। हेपेटाइटिस बी ही नहीं, हेपेटाइटिस सी के कारण से या ड्रग इंक्लूड काफ़ी जो है एलोपैथिक में जो पेन किलर होते हैं या केमिकल युक्त जो खान पान चल रहा है इनके कारण से भी जो लीवर सिरोसिस हो रहा है। और बहुत से परिवारों में ये एक तरह से ट्रेडिशनल या उसको वंशानुगत कारण से भी ये मिलता है लीवर सिरोसिस। और इसके साथ ही जो एल्कोहल की मात्रा ज़्यादा लेने से, शराब की आदत ज़्यादा होने से, शराब ज़्यादा पीने से भी हमें जो है लीवर सिरोसिस के पेशेंट ज़्यादा मिलते हैं। तो हमें लीवर सिरोसिस के लिए भी अल्ट्रासाउंड है, सीटी स्कैन है, इनके माध्यम से पता लगता है कि जो लीवर की कंडीशन क्या है। अच्छा सर, एसाइटिस जलोदर क्या है और इसके लक्षण क्या है? एसाइटिस जो है इसका कारण है लीवर सिरोसिस में जो प्रेशर बढ़ जाता है, पोर्टल हाइपरटेंशन जिसे कहते हैं हम, कि पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ जाता है। अगर ये प्रेशर सामान्य प्रेशर जो है 6 के लगभग होता है, 6 से नीचे होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। पर जो जो प्रेशर बढ़ता जाता है और अगर ये प्रेशर हमें 12, 15 या 18 तक चला जाता है तो उस कंडीशन में जो है लीवर में प्रेशर के कारण से जो है पोर्टल हाइपरटेंशन होता है और लीवर के जो कार्य में बाधाएं उत्पन्न हो जाती है। उसके अंदर पेरिटोनियम में जो है पानी इकट्ठा होने लग जाता है, पेट के अंदर पानी इकट्ठा होने लग जाता है। तो पेट में पानी बढ़ने को ही हम जो है आयुर्वेद में उसे जलोदर कहते हैं और इंग्लिश में उसे एसाइटिस बोलते हैं। डॉक्टर साहब, हेपेटाइटिस बी के रोगी में एंटीबॉडी आ जावे और हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो जावे, इसके लिए क्या उपाय है? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है। हर किसी की जिज्ञासा होती है जो हेपेटाइटिस बी से पीड़ित है कि मैं किस प्रकार से जल्दी ठीक हो जाऊं और मेरा हेपेटाइटिस बी नेगेटिव हो जाए, इस बीमारी से मुक्त हो जाऊं और मुझे जीवनदान मिल जाए। इसी जिज्ञासा से हमें काफ़ी लोग संपर्क में आते हैं, पूछते हैं और चिकित्सा के द्वारा ठीक भी होते हैं। तो ये सबके लिए उपयोगी है। हेपेटाइटिस बी के उपचार के लिए प्रथम तो जो है रोगी में ये विश्वास जगना चाहिए कि मैं ठीक होऊंगा, ये बीमारी कोई घातक या जानलेवा नहीं है, मैं मरूंगा नहीं, मैं इलाज कराऊंगा, ठीक हो जाऊंगा। तो आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस इस बीमारी के लिए बहुत अच्छा है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना बीमारी चली थी अभी, कोरोना में यही है जो डर गया वो मर गया। यानी एक व्यक्ति को ज़्यादा डर है और लगातार भयग्रस्त हो रहा है इस बीमारी से तो उसकी इम्यूनिटी डाउन चली जाती है। तो इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए प्रथम तो जो है हमें कॉन्फिडेंस रखना चाहिए कि हम ठीक होंगे। दूसरा, उसका चिकित्सा करने का जो तरीका है, तो मुझे ऐसा लगा जब मैंने इसका रिसर्च किया तो काफ़ी लोग जो ये मानते थे कि बीमारी ठीक होने वाली नहीं है, लाइलाज रोग है, महामारी है और इससे हम मरेंगे। तो मैंने इसका देखा कि किस प्रकार से बीमारी मारती है। तो दो इसके कारण है, एक तो लीवर को ख़राब करना, दूसरा इम्यूनिटी नहीं बढ़ना और उसके बाद में लीवर के सिरोसिस होकर के लीवर कैंसर होकर के डेथ होना। तो एक ही दवा किस प्रकार से लीवर को पूरी तरह रिजनरेट कर दें, लीवर को ठीक कर दें, लीवर के जो हेपेटाइट सेल है, हेपेटोसाइट सेल को ठीक कर दें और एंटीबॉडी बना दें, तो वो दवा थी हेपा-6 कंपोनेंट, जो मैंने पीएचडी में रिसर्च करके उसको डेवलप किया उस मेडिसिन को, और उसने हेपेटोसाइट सेल को भी ठीक किया, लीवर को ठीक किया और साथ में एंटीबॉडी बनाई इस बीमारी के प्रति। तो वह बहुत ही कारगर हुई और उसके कारण से आज सैकड़ों नहीं हजारों लोग इस बीमारी से मुक्त है। लीवर सिरोसिस भी उनसे उनका ठीक हुआ। अच्छा डॉक्टर साहब, जिन्हें हेपेटाइटिस बी है उनको हेपेटाइटिस का टीका लगवाने से एंटीबॉडी आ सकती है? आपका प्रश्न सभी लोगों का प्रश्न है, क्योंकि काफ़ी जो है मुझसे पूछते हैं कि हमें हेपेटाइटिस बी है, क्या टीका लगवाने से हम नेगेटिव हो जाएंगे? तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपके शरीर में जब वायरस पहले से ही आ चुका है तो उस समय फिर टीकाकरण इसमें कारगर नहीं होता, वैक्सीनेशन से कोई फ़ायदा नहीं मिलता। उसमें उपचार के जो तरीके हैं उनको अपनाने से आप ठीक होंगे। हेपेटाइटिस बी का जो बचाव, अगर किसी को नहीं है हेपेटाइटिस बी तो बचाव के लिए ही टीके कारगर होते हैं। उसे लगभग 100% इम्यूनिटी आ जाती है टीका लगाने से। तो आपकी जो फैमिली जो ठीक है, वो जो मेंबर्स अच्छे हैं, उनको टीका लगाएं बचाव के लिए। पर जिनको हेपेटाइटिस बी हो चुका है वो टीकाकरण से, वैक्सीनेशन से ठीक नहीं होते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोगों का ये भी सवाल है कि हेपेटाइटिस बी से लीवर कैंसर होकर उनकी मौत हो जाती है, ऐसे रोगियों का जीवन कैसे बचाया जा सके? वायरल हेपेटाइटिस बी में कैंसर का जो है मुख्य रूप से हेपेटाइटिस बी का कारण जो है, हेपेटाइटिस बी के कारण से कैंसर सर्वाधिक मात्रा में
ये मारक होता है। लगभग 7वां स्थान जो है इसी कारण से हेपेटाइटिस बी का है मारने वाली बीमारियों में। तो WHO ने इसको मारक बीमारी माना है और हेपेटाइटिस बी के कारण कैंसर होता ही है लास्ट स्टेज पे, तो उसे डेथ होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उससे बचाव के लिए हमें ये करना चाहिए कि जो हम जो चिकित्सा करते हैं तो उसमें उस कंडीशन तक हम जाए नहीं, उसके पहले ही जब आपको HCC मिले, हेपेटिक सेलुलर कार्सिनोमा मिले, उससे पहले ही हम जो है उसका इलाज करें। लीवर सिरोसिस कंडीशन से या फैटी लीवर होते ही हम जो है हम चिकित्सा लेंगे, आयुर्वेद की चिकित्सा लेंगे, विशेषज्ञ से मिलेंगे, तो निश्चित रूप से आपको कैंसर स्टेज तक आप जाएंगे नहीं और आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहब हमें बताइए कि हेपेटाइटिस सी से भी लीवर कैंसर होता है, क्या हेपेटाइटिस सी का भी कोई उपचार है? हेपेटाइटिस सी भी उतना ही मारक है जितना हेपेटाइटिस बी है। हेपेटाइटिस सी के रोगी भी हमारे देश में लगभग 2% जो है हेपेटाइटिस सी के रोगी मिलते हैं और हेपेटाइटिस सी में जल्दी ही लीवर ख़राब होने की संभावना रहती है। तो इसका ट्रीटमेंट भी हमें हेपेटाइटिस बी की तरह ही बड़ी सावधानी से करना चाहिए। हेपेटाइटिस सी में भी ये भी जो मैंने काफ़ी रोगी ठीक किए हैं और मुझे लगता है कि जो हेपेटाइटिस बी के लिए जो हेपासिस कंपोनेंट है, इसी से हेपेटाइटिस सी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो दोनों ही समान रूप से, कभी कभी बी के साथ सी भी मिलता है, तो दोनों ही साथ ही कवर हो जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइए कि पिता को हेपेटाइटिस बी होने पर उनकी संतान को भी क्या हेपेटाइटिस बी हो सकता है? माता को हेपेटाइटिस बी नहीं है और पिता को हेपेटाइटिस बी है, उस कंडीशन में हमें देखना चाहिए कि जो माता है उसका हमें वैक्सीनेशन करा ले जाए और 3 अगर टीके लग जाए, फर्स्ट डोज, सेकंड डोज और थर्ड डोज, यानी पहला महीना, उसके दूसरे महीने और 6वें महीने में 3 टीके लगाने के बाद जो माता है, जो फीमेल है, उसका हमें एंटीबॉडी टेस्ट कराना चाहिए। HBs AB टेस्ट करा करके, NTHBs टेस्ट करा करके हम जानकारी ले लेंगे कि इसको एंटीबॉडी 10 से ऊपर या ज़्यादा मिल जाती है और एंटीबॉडी प्रेजेंट है, तो उसको संतान को कोई संभावना नहीं कि उसको इन्फेक्शन आ जाएगा। डॉक्टर साहब किसी ने ये सवाल भी पूछा है कि एलोपैथिक में इंटरफेरॉन लेते हुए रोगियों में दवा के साइड इफेक्ट आते हैं, तो ऐसे रोगियों के लिए क्या परामर्श है आपका? इंटरफेरॉन मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसे उसके जो सिम्टम्स मिलते हैं इंटरफेरॉन के कारण से, तो वो तो एक समस्या है ही सही, क्योंकि इंटरफेरॉन ऐसा करता है कि जो हमारे हेल्दी सेल है उनका बचाव हो जाए और जो संक्रमित सेल है जहाँ वायरस पहुँच चुका है वो वायरस हेल्दी सेल की तरफ नहीं आए, तो उसके लिए इंटरफेरॉन मेडिसिन दी जाती है। बाकी इससे वायरस नेगेटिव हो जाएगा ऐसी कोई संभावना नहीं है। वायरस की जो ग्रोथ है वो कम हो सकती है, परंतु ये हर किसी जो पेशेंट है उसको नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिनके HBeAg अगर नेगेटिव है तो उस पेशेंट को इंटरफेरॉन श्रेणी की जो मेडिसिन है, टेनोवीर, इंट्राकेवीर वगैरह मेडिसिन जो है, इनका प्रयोग उन पर नहीं किया जाता, क्योंकि उनमें अगर देंगे तो ज़्यादा टाइम पे देने पर उनको साइड इफेक्ट मिलते हैं। डॉक्टर साहब आप हेपेटाइटिस बी पर PhD विशेषज्ञ हैं। आयुर्वेद में हेपेटाइटिस बी रोग के देश में कितने और विशेषज्ञ हैं? आयुर्वेद के माध्यम से हेपेटाइटिस बी का बहुत सरलता से इलाज हो सकता है और होता है। चाहिए इसमें विशेषता की बात करें तो एक चुनौतीपूर्ण विषय होता है। जब इस पर रिसर्च किया जाता है रिसर्च द्वारा, तो काफ़ी टाइम लगता है, काफ़ी संसाधन लगते हैं, अच्छी लेबोरेटरी चाहिए, अच्छा संस्थान चाहिए, तो सफलता निश्चित मिलती है। परंतु आयुर्वेद की परिप्रेक्ष्य में आज जब एक बात करें तो काफ़ी कम लोग हैं जो गुने चुने भारत में होंगे पूरे देश में। तो मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो मध्य प्रदेश में केवल मैं मात्र एक हेपेटाइटिस बी रोग के PhD स्कॉलर रहा हूं और सफलतापूर्वक इसी को समर्पित करके मैं हेपेटाइटिस बी को समर्पित करके चिकित्सा उपचार कर रहा हूं। डॉक्टर साहब किसी ने ये सवाल भी पूछा है कि आजकल केमिकल युक्त खान पान व एलोपैथिक दवाओं से हो रहे हेपेटाइटिस से बचाव के लिए क्या किया जावे? खेतों में अनावश्यक रूप से काफ़ी पेस्टिसाइड का प्रयोग होना, केमिकल का भोजन बनाने में उपयोग होना, पेस्टिसाइड का प्रयोग किया जाना, ये एक बहुत ही घातक है, क्योंकि जो हमारे खेतों में जो होता है वो हमारे पेट में जाता है। खेतों में रासायनिक खाद का अधिक प्रयोग हो रहा है, पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है, वीडसाइड है, ऐसे हजारों तरह के केमिकल अत्यधिक मात्रा में हमारे देश में प्रयोग किए जा रहे हैं। इसका उदाहरण है पंजाब में आज जो कैंसर की मात्रा बढ़ती जा रही है और लीवर की सिरोसिस और लीवर कैंसर के जो पेशेंट अधिक मिल रहे हैं। तो हमें ऑर्गेनिक खाना, यानी गौ आधारित कृषि, गौ से जो प्राकृतिक जो खाद बनता है,
जो गोबर से खाद बनता है, कंपोस्ट खाद बनता है, उनका प्रयोग कृषि में करना चाहिए। पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमें पैकिंग खाना जो पैकिंग होके आता है उसमें जो केमिकल पैकिंग किए जाते हैं वो भी नहीं करना। जैसे केला है, बहुत सारे फल केमिकल के द्वारा पकाए जा रहे हैं, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इसी प्रकार से जो तेल होते हैं, बहुत सारे रिफाइंड तेल का प्रयोग करना है, वो भी घातक है। तो और काफ़ी पेन किलर, लोग जो हल्का सा भी दर्द शरीर में कहीं और पेन किलर का प्रयोग करते हैं, काफ़ी जो है बार बार जो एलोपैथिक दवाओं का प्रयोग करते हैं, तो उनसे बचें। प्राकृतिक रूप से जो आयुर्वेद की जो जीवनचर्या है, दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार विहार है, पत्ते हैं, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, उन पे पालन किया जाए और हमें योग एवं आयुर्वेद के माध्यम से हम बिल्कुल स्वस्थ हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप हमें ये भी बताइए कि आपके द्वारा विकसित औषधि किस प्रकार शरीर में कैसे कार्य करती है। हेपा-6 कंपोनेंट प्रथम दृष्टया जो है ये लीवर में जाकर के फर्स्ट स्टेज में वहाँ जो लीवर में जो हेपेटोसाइट सेल है उनकी टॉक्सिसिटी को कम करता है, उनको रिजनरेट करता है। और साथ में अगर जॉन्डिस है तो वहाँ की जो बाइल सिक्रेशन को बढ़ा देता है और बाइल की मात्रा जो हमारे शरीर में है वो कम हो जाती है। साथ में सीरम बिलिरुबिन, लीवर फंक्शन टेस्ट में जो SGOT-PT बढ़े उनको भी नॉर्मल करता है। उसके बाद में जो है शरीर की जो इम्यूनिटी होती है, रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, वो वायरल हेपेटाइटिस बी के लिए जो HBsAg हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीबॉडी जो है उसको विकसित करने लग जाता है। और थर्ड स्टेज में जो है हमारे शरीर में जो और भी कोई कमजोरी है, थकान है, कमजोरी है, कॉन्स्टिपेशन है, फीवर है, और कोई भी जो शरीर में जो ऐसा लगता है कि कोई उसको डाइजेस्टिव में कोई प्रॉब्लम है, उसको भी ठीक करता है। तो इस प्रकार से फुल अप्रोच है और किसी भी प्रकार का कोई साइड इफेक्ट इसमें नहीं है। किसी प्रकार का केमिकल नहीं होने से लीवर को ठीक करता है। साथ में किडनी भी जो, क्योंकि लीवर और किडनी दोनों भाई बहन जैसे हैं, क्योंकि अगर लीवर खराब होता है तो किडनी भी खराब होता है। तो इस प्रकार से इसको विकसित किया कि लीवर तो ठीक हो ही सही, साथ में किडनी को भी ठीक कर दिया जाए। तो लीवर और किडनी, क्योंकि किडनी हमारे शरीर में डिटॉक्सिफाई करती है, जो जितना भी सफाई होती है शरीर की वह किडनी का काम होता है। और जितने भी बायोकेमिकल फंक्शन है, लगभग 500 प्रकार के बायोकेमिकल फंक्शन हमारे लीवर करता है। और अगर सारे बायोकेमिकल फंक्शन नॉर्मल होंगे तो उसको इसके साथ में जो हाइपरटेंशन है, बीपी है और कोई दूसरी बीमारियां जो बहुत सारी जो लीवर हेपेटाइटिस बी के कारण हो जाती है, हेपेटिक इंसेफेलोपैथी होती है, दिमाग का स्थिर होना होता है, तो उन सब का निवारण एक ही हेपा-6 कंपोनेंट कर रहा है और इसी कारण से इसको विकसित किया था। यानी कि डॉक्टर साहब, हेपा-6 कंपोनेंट औषधि इस्तेमाल करने से लीवर की परेशानी से छूमंतर। हाँ, किसी भी प्रकार की लीवर से संबंधित या हमारे जो GI ट्रैक्ट है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है, उन सब रोगों के उपचार में हेपेटाइटिस बी के लिए ही नहीं, सबके लिए ही हेपा-6 कंपोनेंट बहुत ही कारगर मेडिसिन है। डॉक्टर साहब, किसी ने यह सवाल भी पूछा है कि सिरोसिस के रोगियों में किडनी खराब हो जाती है, उसके लिए क्या उपाय है। किडनी फंक्शन को ठीक करने के लिए हर्बल मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए। काफ़ी लोग जो है केमिकल आधारित जो है लेते हैं, काफ़ी रस भस्म में भी चिकित्सक यूज करने लग जाते हैं। रस भस्म का प्रयोग नहीं करके हमें पूरी तरह से हर्बल मेडिसिन का प्रयोग करना चाहिए, जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहिए। उसी उद्देश्य से हमने जो है KFT हर्बल कंपोनेंट बनाया और KFT हर्बल कंपोनेंट में ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो किडनी को बिल्कुल नॉर्मल करें, किडनी फंक्शन को बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में ला दें। और जब KFT किडनी फंक्शन टेस्ट कराएं तो बिल्कुल ठीक आए। उसका क्रिएटिनिन है, यूरिया, यूरिक एसिड और जितने ही फंक्शन नॉर्मल आए, साथ में जो है हम उसका अगर ये अल्ट्रासाउंड कराएं तो वो भी नॉर्मल धीरे धीरे आनी चाहिए। तो हम हेपेटाइटिस बी के उपचार में सिरोसिस कंडीशन में भी किडनी फंक्शन को वापस ठीक कर सकते हैं। उसके साथ में हमें खान पान का विशेष ध्यान करना चाहिए। प्रोटीन युक्त ज़्यादा डाइट नहीं लें और शराब लेते हैं तो उसको बिल्कुल बंद कराएं और जितने भी ऑयली फूड है वो बंद कराएं। इस प्रकार से पूरे परहेज में हम अगर रहेंगे तो हम किडनी को जो है नॉर्मल स्थिति में ला सकते हैं। क्या डॉक्टर साहब, KFT-6 लेने से किडनी स्टोन के मरीज भी ठीक होते हैं। किडनी स्टोन में निश्चित रूप से KFT में जो घटक है वो काम करते हैं और किडनी फंक्शन टेस्ट को तो ठीक करेगी, साथ में किडनी में स्टोन जो है उसको भी ठीक करती है। तो वृक्कास्मरी की चिकित्सा में जो द्रव्य प्रयुक्त होते हैं आयुर्वेद में, वो भी इसमें हमने सम्मिलित किए। डॉक्टर साहब, किसी ने ये सवाल भी पूछा है कि लीवर रीजनरेट यानी कि दोबारा ठीक हो सकता है। चिकित्सा विज्ञान की बात करें तो चिकित्सा विज्ञान में हमारा जो लीवर ऐसा ऑर्गन है जो रीजनरेट हो जाता है और लगभग 4 या 6 महीने का समय लगता है।
तो हम जो हमारे लीवर को रीजनरेट कर सकते हैं और रीजनरेट करके हम वापस लीवर को नया बना करके दोबारा से ठीक करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो उसके लिए आपका हेपा-6 तो है ही सही, और उसके साथ में जैसे जैसे उसकी ज़रूरत होती है उस हिसाब से उसको मेडिसिन दी जाती है। और जो खान पान है वो बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है लीवर को रीजनरेट करने के लिए। तो वो आपको प्रत्यक्ष से बताएंगे कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, तो उनकी जानकारी हर रोगी को मिले और हमारा भोजन बिल्कुल प्राकृतिक नेचर के आधारित हो, किसी प्रकार का केमिकल नहीं हो, किसी प्रकार की फैट नहीं हो, किसी प्रकार का नशा पत्ता केमिकल वगैरह का प्रयोग नहीं करें, तो हम लीवर को धीरे धीरे 4 या 6 महीने में वापस रीजनरेट कर लेंगे। तो उससे जो है लीवर का जो सिरोसिस होना, फाइब्रोसिस होना, कैंसर होना, अन्य जो कंडीशन आती है उनसे हम बचाव कर लेंगे। और लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में आपकी क्या राय है? लीवर ट्रांसप्लांट को अंतिम रूप से लेना चाहिए, क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट हर किसी के बूते की बात नहीं है। क्योंकि लीवर ट्रांसप्लांट बहुत ही खर्चीला है, लगभग 25-30 लाख रुपए लगते हैं। फिर परिवार के किसी सदस्य को लीवर देना पड़ता है, लीवर का डोनेट करना पड़ता है, क्योंकि लीवर हमारे शरीर का केवल एक ही अंग होता है, एक ही है संख्या में, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। और अगर दूसरा परिवार के व्यक्ति को भी काफ़ी दवाएं लेनी पड़ती है, उसको भी काफ़ी टाइम लगता है, चिकित्सा में उसको गुजरना पड़ता है। और लीवर ट्रांसप्लांट के बाद लीवर उसको सूटेबल बैठा कि नहीं बैठा दूसरे वाले जो जिसने भी लिया है। और हेपेटाइटिस बी तो है ही सही, आगे जाकर के फिर उसका इन्फेक्शन के कारण से लीवर ख़राब होने की संभावना रहती है। तो हमें जहाँ तक हो सके हर्बल मेडिसिन के माध्यम से, आयुर्वेद के माध्यम से, आयुर्वेद के विशेषज्ञ डॉक्टरों से मिल करके हमें जो है उसका उपचार आयुर्वेद के माध्यम से ही लीवर को ठीक करने का प्रयास करना चाहिए। और अंतिम विकल्प के रूप में लीवर ट्रांसप्लांट को लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, लीवर की परेशानी के चलते डायबिटीज, हाइपरटेंशन, एनीमिया, प्रेगनेंसी में परेशानी के संदर्भ में आप क्या परामर्श देंगे? लीवर की परेशानी के साथ में डायबिटीज़ का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब लीवर ख़राब हो जाता है, पेनक्रियाज ख़राब रहता है किसी का, तो डायबिटीज़ की संभावना बढ़ जाती है। पहले तो एकदम मोटापा बढ़ता है, और जब लीवर उसको मोटापे को कवर नहीं कर पाता तो आगे जा कर के डायबिटीज़ हो जाती है। इसके साथ में ही जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की जितने भी रोग हैं वो भी बढ़ने की संभावना रहती है। इसके साथ एनीमिया, यानी जब लीवर कमज़ोर होगा तो खून की कमी भी व्यक्ति को हो जाती है। तो खून की कमी के साथ में फिर किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, और डायबिटीज़ के कारण से जो है उसको जो है हाइपरटेंशन यानी हाई बीपी भी हो जाता है। तो इन तीनों के निवारण के लिए हमें लीवर की चिकित्सा करनी चाहिए, और लीवर की चिकित्सा के माध्यम से हम 3 रोग तो कम से कम ठीक कर ही लेंगे। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपका, प्रेगनेंसी की समस्या आती है महिलाओं में हेपेटाइटिस बी में। तो अगर हम हर्बल मेडिसिन लेंगे, कोई केमिकल वाली मेडिसिन नहीं लें, तो हम उससे भी निजात पा सकते हैं। आयुर्वेद के किसी चिकित्सक के माध्यम से आप उसका उपचार लीजिए हेपेटाइटिस बी का, तो प्रेगनेंसी कोई समस्या नहीं है। प्रेगनेंसी के बाद में अगर डिलीवरी के टाइम इन्फेक्शन की संभावना ज़्यादा रहती है, तो उस समय जो है इम्यूनोग्लोबिन इंजेक्शन आता है, वो बच्चे को लगा करके बच्चे को बचाया जा सकता है। तो इस प्रकार से नॉर्मल डिलीवरी हेपेटाइटिस बी में की जा सकती है। सर, जैसा कि भारत ने बहुत तरक्की कर ली है, भारत के वैज्ञानिकों ने बहुत तरक्की कर ली है और कोरोना जैसी महामारी में वैक्सीनेशन खोज लिया है, क्या हेपेटाइटिस के मरीजों को कोरोना की वैक्सीन लगवा सकते हैं? निश्चित रूप से हेपेटाइटिस बी के मरीज को कोरोना का टीका लगाना चाहिए, कि कोरोना तो अलग बीमारी है और हेपेटाइटिस बी अलग रोग है। हेपेटाइटिस बी तो लीवर के जो सेल है उनको ख़राब करता है, और कोरोना हमारे लंग्स को ख़राब करता है। तो हमें काफ़ी लोग पूछते हैं साहब मैं कोरोना का टीका लगाऊँ नहीं लगाऊँ, निश्चित रूप से लगाना चाहिए, क्योंकि जो हेपेटाइटिस बी के जो रोगी उनकी इम्यूनिटी तो पहले ही कमज़ोर रहती है, अगर उनको कोरोना हुआ तो ज़्यादा नुकसान होगा। तो इसलिए उसके उन लोगों को निश्चित रूप से जहाँ जहाँ भी आप बैठे आप कोरोना का टीका निश्चित रूप से जल्दी से लगवा लें। सर, बस मेरा आखिरी सवाल है कि आजकल का जो खान पीन चल रहा है, यानी केमिकल युक्त खान पीन चल रहा है, उससे हम बचाव करें, यानी कोई ऐसा उपाय बताइए, ऐसी टिप बताइए कि जिससे हमारा लीवर ठीक रहे और हम कभी बीमारी ना पड़े। हम स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ ही बना रहे और रोगी नहीं हो, ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि हम बीमारी नहीं पड़े। तो उसके लिए हमें हमारा खान पान मुख्य रूप से जो है आपका फैटी तेल आधारित जो खान पान है उसको सही कर लें। रिफाइंड तेल से बचें, डालडा केमिकल युक्त मांसाहार है उससे बचें। केमिकल युक्त जितने भी दवाइयाँ हैं जिनसे कृषि में उपयोग हो रहा है, उनकी जगह आप जैविक कृषि की तरफ आ जाए। जैविक कृषि से जो उत्पाद निकलता है वो आपके लीवर के लिए ठीक है। और आप जो है खाना जो है परिमित यानी निश्चित मात्रा में खाएं और निश्चित समय पे खाएं। और
योग का प्रयोग करें। योग के माध्यम से अपना स्वास्थ्य बनाए रखें। नियम पे टाइम पे सोएं, टाइम पे उठें, यानी आप जल्दी सोएं और जल्दी उठें, ऐसा सिद्धांत अपनाएं। देर रात तक सोने से खाना नहीं पचता, हमारा लीवर जो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता बॉडी को, तो उसको टाइम मिलेगा अगर टाइम पे आप सोएंगे, अच्छी नींद लेंगे तो। और साथ में जितने भी आपका कचौड़ी, समोसा, पकौड़ी, जितने भी बाज़ार की जो चीज़ें हैं फास्ट फूड, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे करके फलों का प्रयोग करें, फलों के जूस का प्रयोग करें, एलोवेरा, आंवला का प्रयोग करें, और हर्बल मेडिसिन के माध्यम से आप उपचार लेने का प्रयास करेंगे। अगर छोटी मोटी बीमारियां जितनी भी होती है उनको आयुर्वेदिक चिकित्सा के माध्यम से आप ठीक करा सकते हैं, योग के माध्यम से आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो स्वस्थ व्यक्ति स्वस्थ बनेगा, आपका लीवर ठीक रहेगा, तो आप तो शतायु की प्राप्ति होगी, बीच में आपको किसी प्रकार का रोग नहीं होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय हमें दिया।